नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों का शोर थोड़ा-सा आज बढ़ गया है क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वोट डाले गए थे 2 फेज में, 243 सीटों पर चुनाव हुआ है। नीतीश कुमार जी की 20 साल की सरकार है, तेजस्वी जी भी इंतजार कर रहे हैं। क्या ये पासा पलटेगा? क्या नीतीश कुमार जी फिर से बने रहेंगे? इस सब को लेकर बहुत बहस हो गई। एग्जिट पोल भी बहुत सारे आ गए। वोट परसेंटेज बढ़ा, फिर महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा, एसआईआर हुई, वोट चोरी का मसला रहा, नौकरी का मसला रहा, सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी जी ने कहा हर परिवार को, और नीतीश कुमार जी ने फट से 10,000 रुपए डाल दिए महिलाओं के खाते में। करीब-करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए हैं। तो इन सब का क्या असर होगा? क्या नीतीश कुमार जी एंटी इनकम्बेंसी को पार कर पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं थी? और तेजस्वी जी को जो नौजवानों का समर्थन मिला है, क्या वो फायदा पहुंचाएगा? इस सब पर चर्चा करेंगे। वैसे आज शाम तक तो सारे नतीजे आ ही जाएंगे, लेकिन चुनावों को बहुत बारीकी से, गहराई से, लंबे समय तक ईमानदारी से समझने वाले चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं। संजय जी जो है बात को बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी लाग लपेट के साफ तरीके से फैक्ट से करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है। बिहार के नजरिए से क्या बिहार में होगा, शाम तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार नहीं था। हम थोड़ा सा ऐसे लोग हैं कि हम समझते हैं कि जब संजय कुमार साहब जैसे लोग हैं तो थोड़ा सा पहले समझ लिया जाए। क्या आप देख रहे हैं आज क्या होने वाला है? देखिए, वोटों की गिनती तो शुरू हो चुकी है और सवाल ये है कि शाम तक क्या होंगे नतीजे। इस वक्त तो वही सहारा है, एग्जिट पोल के अनुमान। तमाम एग्जिट पोल और उनके अनुमान एक ही ओर इशारा कर रहे हैं और वो है कि एनडीए की जीत है। अब सवाल ये है कि एनडीए की जीत क्या कितनी बड़ी जीत होगी, क्या बिल्कुल मार्जिनल जीत होगी। मुझे लग रहा है सिर्फ मसला यही है कि क्या एनडीए 130-35 सीट लेके आती है या एनडीए 150 के आंकड़े के पास है। मुझे लगता है कि कमोबेश नतीजे उसी ओर जाएंगे जिस ओर एग्जिट पोल ने इशारा किया है। महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। अच्छा का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं चुनाव में बिल्कुल ध्वस्त हो गए, ऐसा होता हुआ तो दिखता नहीं है इस वक्त। हम बार बार दोहराएंगे, शाम तक सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जीत लगभग सुनिश्चित है एनडीए की। क्या वजह आपको लगती है? जैसे बहुत सारे लोग एक मेजर फैक्टर कहते हैं वोट परसेंटेज का, तो जैसे मैं आपको पढ़ रहा था, आपने बहुत सारे आंकड़े भी दिए, उसको भी आप चर्चा कर सकते हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ने नहीं बढ़ने का क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा नहीं हो रहा है, या कोई मतलब है। पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि 20 साल एक देखिए, मुख्यमंत्री। हाँ, वोट प्रतिशत पर अगर हम अपनी बात पूरी कर लें, जी। जब भी चुनाव होते हैं विजय जी, अगले दिन जिस दिन वोट पड़ता है और अगले दिन हर वक्त इसी बात पे चर्चा होती है। वोट प्रतिशत बढ़ गया, क्या इसका इशारा है, किस ओर इशारा है। वोट प्रतिशत गिर गया, किस ओर इशारा है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था जो 2 साल पहले आई, इलेक्शंस इन इंडिया, तो मैंने सोचा इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। और मसला सुलझाने में कोई सर्वे और कोई सर्वे करने की कोई जरूरत है नहीं। रिसर्चर को लगाया और ये देखा देश भर में जितने चुनाव हैं, तो उसमें कई आंकड़ों को हमने पेश किया। लोकसभा के जितने चुनाव हुए, टर्नआउट बढ़ा घटा, तो क्या हुआ अगले चुनाव में। हमने कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे भी देखा कि अगर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे टर्नआउट बढ़ता है घटता है तो उसका क्या संबंध है। फिर स्टेट वाइज ये जानने की कोशिश की कि अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो टर्नआउट घटा बढ़ा, तो उसका रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ा। सबका निचोड़ अगर मैं बताऊं तो 52 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े हमने उस समय इकट्ठा किए थे। उसके बाद 3-4 साल और निकल गया। लगभग 332-333 असेंबली के चुनाव हुए। और अगर आप देखेंगे कि टर्नआउट जब बढ़ा तो लगभग बढ़ने के बाद भी आधी सरकारें दोबारा जीत के आती हैं और आधी सरकारें हार जाती हैं। यही बात उस पर भी लागू है। जब टर्नआउट घटता है तो भी कमोबेश यही घटना होती है। तो हमारे लिए सिर्फ ये चर्चा का विषय, सब लोगों के लिए चर्चा का विषय ही रह जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं सीधा सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है। दोनों ओर इशारा करती है। टर्नआउट बढ़ता है तो भी सरकारें जीतती और हारती है, घटता है तो भी होता है। सरकार जीतने या हारने के और अन्य कारण हो सकते हैं, सिर्फ टर्नआउट उसकी ओर इशारा नहीं करता। जी, एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग करते हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो आमतौर पे माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है
वैसे तो 5 साल में भी हो जाती है कई सरकारों की, लेकिन इसके भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। शीला दीक्षित जी 15 साल रह ली, शिवराज जी लंबे समय तक रह लिए, और भी बहुत सारे, वेस्ट बंगाल को देख लें, ममता जी को देख लें, उससे पहले लेफ्ट को देख लें, अरविंद केजरीवाल 2 बार रह लिए, नरेंद्र मोदी 3 बार चुन लिए गए। तो क्या इससे भी हम कोई रास्ता नहीं निकालते? क्या आपको लग रहा है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? देखिए, अगर सारे एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार दोबारा जीत के आ रही है, तब तो ये प्रमाण है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो कम से कम एग्जिट पोल इस ओर इशारा नहीं करते कि सरकार दोबारा जीत के आ रही है। तो कम से कम हमारे पास, हमारे सामने एक प्रमाण तो है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस वक्त प्रमाण है। शाम तक हो सकता है कि अगर नतीजे कुछ और निकले और उन बातों का जब विश्लेषण किया जाएगा तो दूसरी चीजें निकल के आ सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि सरकार के दोबारा जीतने की पूरी पूरी संभावना है। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अगर सरकार दोबारा जीत कर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार अच्छे से दोबारा जीत कर आएगी, तो उसके दो बड़े कारण दिखते हैं। एक तो सरकार के कामकाज से लोगों की संतुष्टि। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही कारण है जिसके कारण सरकार दोबारा चुन के आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है सरकार के कामकाज से संतुष्टि, और साथ ही साथ सरकार ने जो वादे किए हैं, जो एनडीए सरकार ने जो वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार दोबारा जीत के आती है तो अगले 5 साल में वो क्या करेगी, उस पर भरोसा। तो सरकार के काम से संतुष्टि और वादों पर भरोसा, यही दो कारण है, बड़े कारण है, जिसके कारण लोगों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया है। सर, 2 मुद्दे जिनको मैं समझता हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण हो सकते थे या होंगे, होने चाहिए। एक है माइग्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादातर लोगों ने 60%, 50% बड़ा मुद्दा बताया, और उससे जुड़ा हुआ है माइग्रेशन की, बिहार के बच्चे लोग बाहर माइग्रेट हुए हैं। हाँ। और दूसरा, कोई इंडस्ट्री, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार करती रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब कोई बात करता है कि सड़कें बना दी, पुल बना दिए, हवाई जहाज, एयरपोर्ट बना दिए, इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेप पर आप हैं। तो 20 साल बाद भी यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैं इसे बहुत पॉजिटिव नहीं मानता, मतलब हो रहा है ये अच्छा है, लेकिन इसका मतलब आपने 20 साल में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो क्या ये दोनों देखिए एंटी दो इनकम्बेंसी के कारण? देखिए दो तीन चीजों का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि कई ऐसे पोल्स हैं जो इसे और इशारा करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से कोई भी आप पोल करें, तमाम एग्जिट पोल हैं, अगर उनके आंकड़ों को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये इशारा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विजय जी, अगर आप तमाम राज्यों के सर्वेज को देखें और तमाम सर्वेज को देखें, कोई ऐसा सर्वे नहीं मिलेगा जिसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं। बेरोजगारी मुद्दा पहले भी था, आज भी है। तो अब इस मुद्दे से चर्चा होती है, चुनाव के समय खूब चर्चा होती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है लोगों के बीच में। मुद्दा रहता है। दूसरी बात माइग्रेशन की, कि 20 साल हो गया, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई उद्योग नहीं लगे और लोगों का पलायन हो रहा है। पलायन, अलग अलग तरह के लोगों का पलायन। अगर कहूं तो मैं भी बिहार छोड़कर बाहर निकला 1985 में, लेकिन मैं रोजगार की तलाश में नहीं, मैं शिक्षा की तलाश में निकला। अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली आया, और मेरे जैसे तमाम हजारों लाखों लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो बिहार छोड़कर बाहर आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की तो मेरे पिताजी ने कहा बिहार में पढ़ाई नहीं करनी है। हो गया, 10वीं की पढ़ाई हो गई, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं है, और शिक्षा अगर अच्छी नहीं है तो आने वाले समय में मुश्किल होगी। ये कब की बात है? ये 80s की बात है, 85 की बात है। तो कोई ये 10, 15, 20 साल की बात नहीं है। 40 साल मुझे हो गए दिल्ली आए हुए, 85 से 2025 तक। और जब मैं आया तो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, पता चलता है वो भी 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले आए हुए हैं। तो कोई नई बात नहीं लगती है, चर्चा हम जरूर करते हैं। तक रहे। लेकिन ये दुखद बात है कि वहां के लोगों को लगता है कि ये कोई नई बात थोड़ी है, ये ऐसी कोई चीज थोड़ी है जो पिछले 5 साल में हुई या 10 साल में हुई। तो उसको एक जैसा आप समझ लीजिए कि एक मान बैठे हैं कि भाई अब बिहार में तो बस ऐसा ही है, बेरोजगारी है, पलायन है, हमें रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये जरूर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का जो कैंपेन अगर आप देखेंगे, उन्होंने एक नई बात उठाई थी।
अब उनकी पार्टी का प्रदर्शन जैसा भी रहे शाम तक पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया, सारी पार्टियां उस मुद्दे के आसपास घूमने लगी थी अपने कैंपेन में। उन्होंने कहा बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में मिले, पलायन न हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ये नहीं कि बिहार के लोग पढ़कर लिख करके बिहार के तो ये बात थोड़ी अपीलिंग लगी लोगों को। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, ये सब मुद्दे बहुत निर्णायक नहीं हो रहे हैं चुनाव में। कम से कम पिछले 3-4 चुनाव को देखें, क्योंकि लोगों को लगता है, जो कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है फैटलिज्म, लोगों को लगता है यार अब यही बात है, जो हमारी किस्मत में है वो यही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि बहुत इससे खुश होने की बात नहीं है, लेकिन लगभग स्थिति ऐसी ही दिखाई पड़ती है। सर, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट को भी नियति मानते हैं, माइग्रेशन को भी मानते हैं, तो आपके हिसाब से इस चुनाव का क्या बड़ा मुद्दा है जो नीतीश कुमार जी के साथ जाता है या खिलाफ हो सकता है? मतलब अभी हम तो शाम तक इंतजार कर रहे हैं, साथ भी जाता है तो क्या ऐसा मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी में ऐसा क्या शहद लगा हुआ है कि बिहार के लोग उन्हें ही वोट दें? अब शहद लगा है या नहीं लगा ये कह पाना मुश्किल है। अगर आप पॉपुलैरिटी रेटिंग की बात करें तो तमाम ऐसे आप पोल्स देखेंगे, बहुत चर्चा हो रही थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है शासन पर, सुशासन बाबू से की जो पकड़ है शासन पर ढीली पड़ गई है। लेकिन तमाम मुझे लगता है जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स आए हैं, सब इस ओर इशारा करते हैं कि चाहे जो भी हो, उनकी पॉपुलैरिटी में हो सकता है गिरावट आई हो, लेकिन फिर भी वो राज्य के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं। या यूं कहूं कि ज्यादातर एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं सबसे पॉपुलर नेता है। तो उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है, और पॉपुलैरिटी बरकरार होने का की वजह यह भी है कि लोग विकल्प को भी देखते हैं। तो चाहे नेता की बात हो और चाहे विकल्प जो पार्टी या गठबंधन के आधार पर हो, तो बार बार ये देखती है जनता विकल्प क्या है। हो सकता है कि सरकार के कामकाज से बहुत खुशी नहीं हो, और ऐसा शायद प्रतीत नहीं होता, सरकार के कामकाज से संतुष्टि है, लोग संतुष्ट हैं। बहुत हाहाकार भी नहीं है कि सरकार का कामकाज इतना खराब है कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के कामकाज से लोग एकदम उत्साहित हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर ये सरकार नहीं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, तो घूम फिर करके एक बड़ा तबका है, 20-25-30% वोटर, जो घूम फिर करके उन्हें लगता है कि दूसरे विकल्प हमारे पास मौजूद है, उससे बेहतर तो मौजूदा सरकार है। तो ये एक बड़ा कारण है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब सरकार जीतती है, कोई पार्टी जीतती है, तो कई कारण होते हैं। ये 2 कारण, वेलफेयर स्कीम्स, अब आप उसको रेवड़ी कह लें, जिस भी नाम से पुकारें, लेकिन इसकी अब एक भूमिका है। चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य, जब अगर आप देखेंगे तो जिस पार्टी की सरकार होती है और वो जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं, और बड़े आजकल बहुत सटीक तरीके से एक एक सेक्शन को टारगेट किया जाता है। तमाम राज्य की सरकारों ने महिला संबंधित वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, इसका भी एक योगदान है। इस बात की बहुत चर्चा हुई कि 10,000 रुपये सरकार ने महिलाओं के खातों में डाल दिया, और बड़ी संख्या में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आंकड़ों की बात हो रही है। तो इन सब का प्रभाव रहा। केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार की बहुत चर्चा होती रहती है, इसका भी असर रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें जो हैं वो एनडीए के फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ी। अब शाम तक ये पता चलेगा कि किस बात का ज्यादा असर रहा, क्या जिन बातों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसका असर हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है ये सब तमाम चीजें हैं जिसके कारण एनडीए को जीत हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, आपने महिलाओं का जिक्र किया। चुनाव में सभी लोग, एग्जिट पोल भी और ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए देने की स्कीम, खासतौर से वैसे नीतीश कुमार जी के लिए तो कहा जाता है 2006 में जब साइकिल्स दी थी स्कूली बच्चियों को, वही लड़कियां वोटर हो गई है, तो तब से लेकर लगातार कुछ ना कुछ वो करते रहे, चाहे वो शराबबंदी हो, रिजर्वेशन हो, पुलिस में नौकरी में 30% रिजर्वेशन हो, तमाम चीजें महिलाओं को लेकर करते रहे हैं। और इस बार ये 10,000 रुपए देने से जो 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया गया, क्या आप इसको एक बड़ा निर्णायक कारण मानते हैं नीतीश कुमार की सरकार की वापसी के लिए? और दूसरा, क्या जो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, इसे इलेक्टोरल ब्राइब के तौर पे देखा जा सकता है? देखिए, इलेक्टोरल ब्राइब है या नहीं, अगर इलेक्टोरल ब्राइब है तो सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है।
अगर इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है तो क्लेवर स्ट्रैटेजी है, सारी पार्टियां कर रही हैं। आप किसी भी सरकार को देख लें, आप पिछले 5-10 साल 15 साल की सरकारों को देखें, तो आपको कोई ऐसी सरकार नहीं है जो चुनाव के 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले इस तरह की स्कीम्स नहीं लेके आती। नाम आप जो भी दे दें, ब्राइब कह लें, महिलाओं के या उन लोगों को सहायता प्रदान करना सरकार के द्वारा जिन लोगों को सहायता की जरूरत है, ये कह लें, किसी कोई भी नाम दें, सारी सरकारें ये कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या इसका असर हो रहा है? असर जरूर है, पॉजिटिव असर पड़ता है सरकार के पक्ष में, और यही कारण है कि तमाम सरकारें अब इस तरह की स्ट्रैटेजी, एक चुनावी स्ट्रैटेजी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जरूर है कि इससे शायद स्टेट के एक्सचेकर पर कर्ज, मतलब पैसों पर बोझ पड़ता है, लेकिन सारी सरकारें, सारी पार्टियां, जो पार्टी सरकार में नहीं है वो भी प्रॉमिस करती है, और ऐसी ऐसी प्रॉमिसेस होती हैं जो लगता है अगर सरकार इनकी बन भी गई तो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रॉमिस करते हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसको एक तरह से हकीकत में तब्दील करते हैं। नहीं, प्रॉमिस में और पैसा देने में तो फर्क होता है ना। प्रॉमिस तो किए जा सकते हैं, चुनाव के लिए वादे तो आप सब कुछ करते हैं, वादे करना और जेब में पैसे डालना, इसमें तो फर्क कुछ तो करना चाहिए ना। फर्क हमें नहीं, फर्क तो है, लेकिन सवाल है, अगर विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो इस चीज को ठीक नहीं मानती, तो उन्हें कम से कम इस बात के वादे नहीं करने चाहिए कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम भी इस तरह की या इससे बेहतर सुविधाएं देंगी। और ज्यादातर चीजों का जिक्र जो होता है वो पैसा और इससे इससे रिलेटेड चीजें हैं। तो इसी के लिए फर्क तो है, और अगर फर्क नहीं होता तो लोग वादों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं बल्कि हकीकत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भले ही एक सरकार ने 10,000 रुपये दिए, आप वादा कर रहे हैं कि हम 20,000 देंगे, लेकिन जो हकीकत है, जिसका उन्हें सीधा सीधा फायदा दिख रहा है, उसका असर ज्यादा होता है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें, आपको हमें सबको याद है कि कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया था, मैं अचानक नाम भूल गया उसका, लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो तमाम सुविधाएं देंगे, लेकिन किसानों के लिए खासकर था। लेकिन जो सरकार थी उससे, सरकार जो एनडीए की सरकार थी उससे कम सुविधाएं दे रही थी, लोगों ने उस पर भरोसा किया। तो भरोसे का, किसी चीज पर भरोसा करना इस बात पर निर्भर है कि उस सरकार या उस पार्टी के द्वारा दूसरे कैसे काम किए गए। अगर आपने सब कुछ काम खराब किया और आखिरी वक्त पर अगर आपने, जिस तरह की चीजों का जिक्र हो रहा है, आपने पैसे डाल दिए खाते में, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि लोग आपको बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे। लेकिन सरकार का कामकाज अगर कमोबेश ठीक ठाक रहा और तब अगर सरकार ने इस तरह के पहल किए, तब उसका फायदा उठता है। अगर सरकार की कामकाज छवि बहुत खराब हो तो ऐन वक्त पर आप कुछ भी कर लें, शायद उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। सर आप इतने लंबे समय से चुनाव भी देख रहे हैं, बिहार को भी आप बहुत बारीकी से समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बिहार का चुनाव मोटे तौर पर, वैसे सब जगह होता है कि जाति पर आधारित राजनीति है और कास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हम युवाओं को लें तो समझते कि नहीं सारा युवा तेजस्वी जी को दे रहा है, तो क्या उस समय हम कास्ट फैक्टर को ध्यान नहीं रखते? या लगता है कि महिलाएं सारा नीतीश कुमार जी के साथ जा रही हैं, तो क्या वो महिलाएं अपने कास्ट को या जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनको ध्यान नहीं रखती? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे और आपके बोलने की जो शैली है उसमें हमें संयम बरतने की जरूरत है। सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया नीतीश कुमार का, नहीं, सारी महिलाओं ने नहीं, बड़ी संख्या में महिलाओं ने नीतीश कुमार के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया होगा। सारे युवा तेजस्वी के पीछे घूम रहे हैं या तेजस्वी के समर्थन में है। सारे युवा नहीं, बड़ी संख्या में युवा तेजस्वी के पीछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शटल तरीके से इन बातों को कहने की जो शैली है, लेकिन शायद शैली पर लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको बहुत अट्रैक्टिव, कैचिव होने की जरूरत है। पॉलिटिकल एफिलिएशन या कास्ट एफिलिएशन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मान लीजिए नीतीश कुमार जी ने जो 10,000 रुपए डाले, सभी को मिले होंगे, सब जातियों को, धर्म को, सबको, उनमें से जो गठबंधन कास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर भी रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ, कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी का जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, और आपको चुनाव जीतने के लिए उसको थोड़ी सी ढीली करने की ही जरूरत है, क्योंकि आप पार्टियों का अपना अपना बड़ी
जितनी बड़ी और छोटी पार्टियां हैं बिहार में और दूसरे राज्यों में भी, उनका एक ठोस जनाधार होता है एक या दो जातियों के बीच में। जी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने जनाधार पर भरोसा करेंगे, तो चुनाव जीतना मुश्किल होता है। उन्हें ज़रूरत है कि दूसरे जहाँ जिन जातियों में उनका जनाधार नहीं है, उनके वोटरों को कैसे अपनी ओर लुभाएँ। उनमें से अगर 5, 10, 12, 15% वोट उनकी तरफ आ गया, तो वो निर्णायक होता है। तो जब इस तरह की स्कीम्स की घोषणा होती है और महिलाओं को लगता है कि भले ही हमारी जाति के लोग किसी दूसरी पार्टी के साथ हों, लेकिन हमें तो फ़ायदा मिला है, हमारी बहन को फ़ायदा मिला, हमारी बेटी को फ़ायदा मिला, तो जाति की जो पकड़ होती है उनके मन पर, उनके वोट देने के निर्णय पर, वो थोड़ी धीमी पड़ती है। यही बात महिलाओं के साथ साथ लागू होता है, तो यही बात युवाओं के साथ भी लागू होता है। तो मतलब आपकी बात को मैं क्या ठीक समझ रहा हूँ कि आप समझते हैं कि जो कास्ट एफिलिएशन या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो टूटा होगा इन दोनों कारणों से, चाहे वो युवाओं की नाराजगी के लिए तेजस्वी के साथ गए हो या महिलाएं नीतीश कुमार जी के साथ आई हो। जो उनका वोट है फिक्स, जिसे हम मानते हैं, वो भी हम अपने हिसाब से फिक्स मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ मतलब इधर से उधर हुआ है। हाँ, अगर हम महिलाओं के नजरिए से देखेंगे तो लगता है कि कास्ट बेस्ड वोटिंग थोड़ा कम हुआ होगा। अगर युवाओं के नजरिए से भी देखें तो लगता है कि युवाओं में कास्ट बेस्ड वोटिंग थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन थोड़ी पर मैं अंडरलाइन करता हूं, ये 2, 3, 4, 5% का ही फर्क है, उतना ही, क्योंकि हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं आधी वोटर बिहार में महिलाएं हैं, लगभग 48%, 49%। टर्नआउट भी बहुत है। तो अगर आपको 2, 3, 4, 5% ही जातिगत पकड़ जो है कमजोर हो गई, तो उसका बड़ा असर हो सकता है। और अगर वैसा हुआ होगा तो आपको आज शाम तक एनडीए की एक अच्छी जीत दिखाई पड़ेगी। सर, प्रशांत जी का आप जिक्र कर रहे थे और युवाओं का भी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने सबसे सही मुद्दा उठाया, पलायन को, एजुकेशन को। तो क्या वजह रही कि उनकी तरफ ट्रैक्शन उतना नहीं दिखाई दे रहा अभी के वक्त में? लग रहा हो सकता है बड़ा ट्रैक्शन मिल जाए, लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहे हैं और जो एक समझ, पॉलिटिकल समझ सब लोगों की है, वो ये कह रही है कि उनको बहुत ट्रैक्शन नहीं मिला, जबकि वो युवा है, खुद भी पढ़े लिखे हैं, युवा भी हैं, इश्यूज भी ठीक है। तो क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, ट्रैक्शन नहीं मिला ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, कि ट्रैक्शन तो जरूर मिला। पिछले 2, 3 साल से जमकर वो कैंपेन कर रहे थे और उस वक्त तो यही दिखाई पड़ता था कि सड़कों की धूल उड़ रही थी, उनकी गाड़ियों का काफिला चल रहा था, युवा उनके साथ घूम रहे थे, तो ट्रैक्शन तो था। लेकिन कुल मिलाकर के जब वोट का दिन आता है, मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि अभी ट्रैक्शन है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा और लोगों को ये दिखाई पड़ेगा कि भाई ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का मतलब ऐसी पार्टियां, ऐसे गठबंधन हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक सरकार चलाया है, और सफलतापूर्वक नहीं भी चलाया तो लोगों को लगने लगेगा कि ये नई पार्टी है, शायद अच्छा तो कर रही है, लेकिन शायद इतना अच्छा नहीं कर रही है जिससे वो चुनाव जीत सके। बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के मतदाता हारती हुई पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। अगर मैं कहूं कि अगर आप एक एग्जिट पोल या कोई एक सर्वे कर ले चुनाव के नतीजे आने के बाद, तब आप देखेंगे जो पार्टी जीतती हुई होगी, जीत गई होगी, उसको 80-90% लोग कहेंगे हमने इसी को वोट दिया। क्योंकि कोई भी मतदाता ये दिखाना नहीं चाहता कि वो हारती हुई पार्टी के साथ खड़ा था या उसका निर्णय गलत था। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, वोट के दिन जब लोगों को लगने लगा कि भाई इस गठबंधन, इस पार्टी की ने मुद्दे तो अच्छे उठाए हैं, लेकिन शायद पार्टी की सीटें इतनी नहीं आएंगी, ये सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो सरकार नहीं बना पाएंगे तो मैं अपना वोट बर्बाद क्यों करूं। तो ये नैरेटिव बनाना, और इसी के लिए ये जो रैलियां, बड़े बड़े कैंपेन होते हैं, क्योंकि आपको जनता को भरोसा दिलाना होता है कि आप चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वो भरोसा तो रहा, लेकिन फाइनली ये भरोसा कि क्या आप चुनाव सचमुच जीत पाएंगे। और ये दो बड़ी बड़े जो गठबंधन है, कई पार्टियों का गठबंधन है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, उनको भी अपना भरोसा अकेले दम पर चुनाव लड़ने का नहीं है, तभी उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन ये नई पार्टी को सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीतने का भरोसा था, जिस भरोसे पर जनता का भरोसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि शुरू में बहुत अट्रैक्शन लगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे चुनाव के दिन अट्रैक्शन कम होता गया। अब शाम तक पता चलेगा फाइनली उनके वोट प्रतिशत कितने हैं और उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत पाई। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ये भरोसा नहीं दिला पाए कि वो एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी जी का? मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को लगता था मुद्दे तो बहुत अच्छे उठाए,
इश्यूज तो अच्छे हैं, जो बात वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शायद इस चुनाव में नहीं, शायद अगले चुनाव में। तो ये भी एक परसेप्शन की बात है। कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि आप टेस्ट करेंगे कि इस चुनाव में वो सरकार अगर मतलब अगर सरकार चलाने के लायक नहीं है, अगले 5 साल में वो सरकार चलाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन एक परसेप्शन बन गया कि हाँ नहीं अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिस है, यंग है, अभी लंबा समय है, आगे भी समय मिलेगा, शायद एक्सपीरियंस की कमी है, और अगले चुनाव में तो देखा जाएगा, इस चुनाव में छोड़ दें। तो एक ऐसा माहौल शायद बना होगा, और इस वजह से जो लोग, जो वोटर उनके लिए उत्साहित तो दिख रहे थे, लेकिन शायद वोट डालने के दिन उनका उत्साह उस पार्टी को वोट देने में नहीं रहा, और उनका वोट या तो एनडीए गठबंधन या महागठबंधन की ओर चला गया होगा। मैं जैसे इसको इसलिए समझना चाहता हूँ कि ये कहना कि भाई पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ। 3 बड़े एग्जांपल्स मुझे याद आते हैं, तीनों अलग अलग तरीके के लोग हैं। 1983 में आंध्र प्रदेश में एनटीआर है, जो बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं वहां पर, और आंध्र प्रदेश उस समय यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो बड़ी स्टेट थी। फिर हमारे पास प्रफुल्ला मेहता का एजेपी का उदाहरण है, जो असम में उन्होंने बड़ी सरकार बनाई। यूथ थे, युवा थे, मूवमेंट से आए थे, छात्रों की राजनीति, मतलब एनटीआर के लिए हम कह सकते हैं बड़ी सेलिब्रिटी थे, प्रफुल्ल महंत तो उस तरह से नहीं थे। और तीसरा उदाहरण हमारे पास ताजा है अरविंद केजरीवाल जी का, 2013-14 का, जो दिल्ली में बनाई। तो तीनों बार, पहली बार में भी सरकार बनाने के बड़े उदाहरण हमारे पास है। तो ये कहना कि नहीं हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, उदाहरण तो प्रशांत बिल्कुल किशोर, आपने जिन उदाहरणों की बात की वो तो स्पष्ट है, वो तो फैक्चुअल है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आपने उस ओर इशारा भी किया, अगर हम एनटीआर की बात करें तो वो बड़े स्टार थे, स्टारडम था उनका, और शायद उस स्टारडम के कारण बड़ा अट्रैक्शन रहा होगा। प्रफुल्ल महंता की बात करें तो प्रफुल्ल महंता पूरे एक स्टूडेंट फोर्स था उनके पीछे। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब चुनाव हुए थे तो वो असम अकॉर्ड साइन होने के बाद, और बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा था, लंबे समय तक स्ट्रगल चल रहा था असम में, कई सालों तक वो स्ट्रगल चलता रहा। तो ऐसा लगता है कि उस स्ट्रगल की जो सक्सेस था कि एक असम अकॉर्ड साइन हुआ, और लोगों को लगा कि कोई एक ग्रुप है, जिस बाद में उन्होंने असम गण परिषद बनाया उसका, तो उनको लगा कि शायद इस नई फोर्स को हमें जिताने चाहिए, और निश्चित रूप से उन्होंने जिताया। अब आप देखिए उस पार्टी का आज की स्थिति क्या है, गायब हो गई है पार्टी। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, हम सब जानते हैं कि एंटी करप्शन मूवमेंट से जन्मी हुई पार्टी थी। वो समय था जब देश में बड़ी संख्या में लोगों के बीच बीच में ये बहुत चिंता थी कि भाई देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, और इस बात का जिक्र हो रहा था बार बार कि भ्रष्टाचार के कारण ही ये महंगाई और तमाम जो देश की परेशानियां हैं, उसमें भ्रष्टाचार, सरकार के नेताओं या सरकार के मंत्रियों का भ्रष्टाचार में शामिल होना वो एक बड़ी वजह है। तो इन सब चीजों को उसने बहुत बखूबी रिलेट किया, और जनता को लगा, अर्बन इलाका भी था, दिल्ली थी, ये बिहार नहीं था, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि बड़ी संख्या में अर्बन एजुकेटेड युवा लोग थे जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे। और जब वो मूवमेंट ने उस मूवमेंट का एक तरह से ने जड़ पकड़ी, तो उसके बाद दिल्ली के लोगों को लगा कि एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है, और नतीजे हमारे सामने थे। 2013 का विधानसभा चुनाव, 15 का, 20 का, हालांकि 25 में उनकी हार हो गई, लेकिन 3 चुनाव वो लगातार जीत पाए। एक आखिरी सवाल सर, हमने बात शुरू एग्जिट पोल से की और सारा एग्जिट पोल पर ही था, लेकिन एग्जिट पोल पे भरोसा कर करके हम लोग कई बार धोखा भी खाए। 2024 के चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है, जब 400 पार के लिए, और ये कहना कि नहीं ज्यादातर कह रहे हैं, वो तो सबके सब कह रहे थे, आज भी ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, वो कहना तो बहुत गलत है कि भाई 24 में गलत, वो बोले सभी गलत हो गए, ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, सभी गलत हो गए। देखिए जिस ओर आपने इशारा किया, आपने महाराष्ट्र का इशारा किया, आपने हरियाणा की बात की, 2024 के लोकसभा की बात की, एक आध उदाहरण और भी आपको मिल जाएंगे। 2004 छत्तीसगढ़, 2004 का लोकसभा का चुनाव,
उस वक्त भी 2004 का भी समझ था। सारे एग्जिट पोल यही कह रहे थे कि एनडीए की सरकार दोबारा जीत कर आ रही है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और ही आए। इसकी गुंजाइश तो बनी रहेगी, क्योंकि एक तो हिस्ट्री है इसके बारे में, आंकड़े हैं ऐसे कि पलट जाते हैं का मतलब एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि मतदाताओं ने कुछ अलग तरीके से मतदान किया होगा। इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। इस वक्त तो मुझे यही लगता है कि शायद उसके गलत होने की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। वोटों की गिनती चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत कम दिखती है। अब शाम तक हो सकता है मुझे अपनी बात को पलटना पड़े, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के गलत होने की गुंजाइश बहुत कम है। चलिए सर, देखते हैं शाम तक कि क्या बन रहा है, किसका हो रहा है। हमने तो ये उम्मीद चाहते हैं कि एग्जिट पोल गलत हो, नहीं ये समझ रहे जो लोग समझते हैं। वैसे तो वोट तो जो जनता दे रही है उसको समझ रहे हैं, और हम लोग भी सब जो लोग एग्जिट पोल भी कर रहे हैं वो भी ईमानदारी से अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मैं उनके ऊपर कोई सवाल उस तरह से नहीं खड़ा कर रहा कि किस तरह से स्टडी करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है, शाम तक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो स्टडी होती है, आपकी समझ होती है, उसका एक अलग आनंद होता है उससे बात करने का। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।